जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अर्थमेटिक कंप्यूटर एजुकेशन रितेश गौर की इस ऑनलाइन क्लास में। कल की क्लास में हमने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को पूरा समझा था। उसकी सारी जनरेशन के बारे में हमने डिटेल से लिखा और मैंने आपसे कहा था कि हर जनरेशन के अलग अलग कंप्यूटर के नाम जो कि कंफ्यूज थे और उनका एक अच्छा सा कंटेंट निकाल के किसी बुक से हम उनको अलग से नोट डाउन करेंगे। तो आज सबसे पहले हम हर जनरेशन के अलग अलग कंप्यूटर के नाम लिखेंगे, उसके बाद हम कंप्यूटर के प्रकार की क्लास लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिख लीजिए फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के नाम। ठीक है, क्या लिखेंगे हम? फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के नाम। यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के नाम लिखिए आप। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के नाम लिखिए आप। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के नाम लिखिए आप। सबसे पहले पहला कंप्यूटर है हमारा ENIAC। ठीक है, क्या है हमारा? ENIAC। कल मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि हर जनरेशन के अलग अलग कंप्यूटर हैं, उनके नाम लिख लीजिए आप, क्योंकि एग्जाम में जनरेशन से क्वेश्चन आते हैं तब कंप्यूटर पूछे जाते हैं कि फोर्थ जनरेशन का कौन सा कंप्यूटर है, या फिर फर्स्ट जनरेशन का, या थर्ड का, या फिफ्थ का। ठीक है, पहला लिख लिया आपने ENIAC, फिर लिखिए आप EDVAC। ठीक है, इनके फुल फॉर्म भी मैं बता दूंगा आपको। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेट एंड कंप्यूटर, इसका है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, है ना। अभी हम लिखेंगे, इसके बारे में डिटेल से देखेंगे कि क्या होते हैं ये कंप्यूटर के प्रकार में। ठीक है, पहला लिखा आपने ENIAC, फिर लिखिए EDVAC और फिर लिखिए आप UNIVAC। ठीक है, ENIAC, EDVAC, UNIVAC और यहां पर लिखिए IBM 650। ठीक है, IBM 650। और बहुत से स्टूडेंट ने मुझे नोट्स सेंड किए हैं, बहुत सुंदर सुंदर नोट्स और बहुत अच्छे से नोट्स बना रहे हैं वो। और जो बच्चों ने अभी नोट्स नहीं सेंड किए हैं वो भी मुझे नोट्स सेंड करें। IBM 650। ठीक है, एक लिखिए आप IBM 700A। ठीक, ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के नाम है, लिख लीजिए आप कॉपी में। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के नाम लिखिए आप। यह लिखिए PDP-8। PDP-8 पहला कंप्यूटर का नाम लिखिए। ठीक है, सेकंड जनरेशन में IBM 1400। IBM 1400 लिखिए। IBM 7090, है ना। ये जो कंटेंट है वो बुक से और इंटरनेट से निकला हुआ है, और ये एग्जैक्ट डाटा है जो कि हमारा इंटरनेट पर भी डाला हुआ है और बुक में भी है। तो यहाँ से आप कंप्यूटर के नाम याद कर सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, है ना। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि PDP-8 किस जनरेशन का कंप्यूटर है, तो किस जनरेशन का है? हमारा सेकंड जनरेशन का। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम में जबलपुर हाईकोर्ट की कि IBM 1400 किस जनरेशन का कंप्यूटर है, तो हमारा किस जनरेशन का है? सेकंड जनरेशन का। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये तीनों को लेकर भी एग्जाम में क्वेश्चन काफी बार आ चुका है, ENIAC, EDVAC और UNIVAC। ठीक है, ये किस जनरेशन के कंप्यूटर है, तो आप ध्यान रखिए PDP-8, IBM 1400 और IBM 7090 ये सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर के नाम है। ठीक है, यहां पर एक लिखिए UNIVAC 1107। UNIVAC 1107। ठीक है, ये भी हमारा सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर का नाम है। ठीक है, एक हमारा CDC 3600। CDC 3600 ये भी हमारा सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में काफी टाइम बहुत बार पूछ चुके हैं। ठीक है, कि CDC 3600 किस जनरेशन का कंप्यूटर है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, या तो कॉपी में नोट डाउन कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूं। चलो, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के नाम और सेकंड जनरेशन कंप्यूटर नाम बता दिए मैं, जो इंपॉर्टेंट है उन पे
हाईलाइट कर देता हूं। एक ये इंपॉर्टेंट है आपका एनिएक, एडवेक और यूनिवेक, ठीक है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है आपके इसमें। यहाँ पर पीडीपी 8 और आपका सीडीसी 3600, इन दोनों को ध्यान रखें आप, और एक आईबीएम 1400, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन में ये तीन इंपॉर्टेंट है आपके, और सेकंड जनरेशन में ये तीन, इस बात का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। चलो थर्ड जनरेशन देखते हैं हम। जहां पर कंप्यूटर की पीढ़ी लिखी थी, मैंने बोला था आपको कि 1-2 लाइन छोड़ना है और उसी के नीचे आपको ये कंप्यूटर के नाम लिखना है, ठीक है। हर पीढ़ी के अलग अलग जहां पर आप लाइन छोड़ी है वहां पर आप लिख सकते हैं। चलो थर्ड जनरेशन में लिखो आप IBM 360, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी राजस्थान हाईकोर्ट सिस्टम असिस्टेंट की जो एग्जाम हुई है अभी 10-15 दिन पहले, उसमें थर्ड जनरेशन में IBM 360 का पूछा गया था कि IBM 360 किस जनरेशन का कंप्यूटर है। तो आप सोच सकते हैं कि जनरेशन में जब भी कंप्यूटर के नाम पूछे जाएंगे तो आपको कंप्यूटर के नाम याद करके जाना है, क्योंकि किसी भी जनरेशन के कंप्यूटर के नाम पूछ सकते हैं वो, ठीक है। पहला हो गया हमारा IBM 360, एक होता है हमारा IBM 370, ठीक है, IBM 370। एक होता हमारा PDP 11, ठीक है, क्या है हमारा PDP 11। और इसमें आता है एक हमारा NCR 395, ठीक है, NCR 395। लिखो फटाफट आप। एक लिखो आप यूनिवेक 1108, ठीक है, क्या लिखेंगे हम, यूनिवेक 1108। ये हमारे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के नाम है। तो इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है, एक तो IBM 360 हो गया, एक PDP 11, ठीक है, और एक NCR 395। ये तीन क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, एक IBM 360, PDP 11 और NCR 395। इन तीनों को आपको याद रखना है कि ये हमारे तीनों किसमें आते हैं, थर्ड जनरेशन में, ठीक है। और आपको नोट्स ही नहीं बनाना है, आपको याद भी करते चलना है, रिवीजन करना है डेली। एक क्लास आपकी याद हो जानी चाहिए, ठीक है। जैसे ही मैं नई क्लास डालूंगा तो वो चीज आपका एक नया वर्क हो जाएगा, है ना। वो जो पुराना है उसको आपको याद करते चलना है, क्योंकि एग्जाम का नोटिस कभी भी डाल सकता है जेजे का, है ना, 2024 एंड में या फिर अभी मई जून जुलाई में डाल सकता है। तो आपको पूरी तैयारी साथ में करते चलना होगा, क्योंकि उस समय हमें टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा, उस समय हमें केवल टाइपिंग करना है। तो इसलिए आप थ्योरी पर विशेष ध्यान दें कि आप याद करते चले, ठीक है। कभी भी वैकेंसी डल सकती है जबलपुर हाईकोर्ट की, या जेजे की हो, या फिर असिस्टेंट ग्रेड 3 की हो, है ना, या फिर क्लर्क की हो, या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर की हो, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है। तो वैकेंसियां कभी भी डल सकती है, इसलिए आप इन चीजों को याद करते चले, ठीक है। ये हो गया हमारा थर्ड जनरेशन। अब बात करते हैं हम फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के नाम, ठीक है। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के नाम लिखिए आप। एक है हमारा IBM PC, पहला लिखो आप IBM PC, है ना, स्टार 1000, स्टार 1000। फिर लिखिए आप Apple 11, इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूंगा कि क्या क्या है हमारे, है ना। पहला कौन सा है हमारा IBM PC स्टार 1000 Apple 11, ठीक है। फिर लिखिए आप एप्पल का मैग्नीटोस, ठीक है। एप्पल अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है, जिसको हम बोलते हैं मैग्नीटोस, ठीक है, मैग्नीटोस बोलते हैं अपन। एप्पल जो अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है, और हम जो यूज करते हैं वो कौन सा होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉइड। ये सारी चीजें हम डिस्कशन करेंगे, जिसमें 1 लाइन क्वेश्चन होंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करीबन 300-400 क्वेश्चन होंगे जो 1 लाइन क्वेश्चन है, ठीक है। उनको हम लिखते चलेंगे और वहीं पर उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। एप्पल मैग्नीटोस लिखा आपने। एक लिखना आप अल्टेयर 8800, अल्टेयर 8800,
ये हमारा फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर का नाम है। ठीक है, इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर देता हूँ। चलो, फोर्थ जनरेशन में जो सबसे पहले पूछा गया था अभी एग्जाम में, स्टार 1000, इस पे आप स्टार करिए, है ना, अल्टेयर 8800, ठीक है, और यहाँ पर एप्पल 11, ये तीन आप हाईलाइट कर लो। ठीक है, थर्ड जनरेशन में मैंने अलग हाईलाइट कर दिया, जिनको याद रखना है, आपको याद सभी रखना है, लेकिन ये जो जिनको मैंने हाईलाइट करा है वो एग्जाम में अभी तक पूछ लिए हैं। ठीक है, काफी बार एग्जाम में आ चुके हैं ये, IBM, PDP, NCR, स्टार 1000, एप्पल 11, ये एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, फोर्थ जनरेशन हो गया। चलो, फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर के नाम बता देता हूं मैं आपको। चलो, फिफ्थ जनरेशन के नाम लिखो आप कंप्यूटर के। सबसे पहला आया हमारा डेस्कटॉप, ठीक है, फिर आया हमारा लैपटॉप, होमटॉप, ठीक है, स्मार्टफोन, ये नाम लिखो आप, है ना, डेस्कटॉप, लैपटॉप, होमटॉप, स्मार्टफोन। होमटॉप को ही हम टेबलेट बोलते हैं। ठीक है, टेबलेट। तो ये हमारे फिफ्थ जनरेशन के डेस्कटॉप, ठीक है, लैपटॉप, होमटॉप, टेबलेट और स्मार्टफोन, ये हमारे फिफ्थ जनरेशन के। ठीक है, तो ये तो हम याद रख सकते हैं क्योंकि प्रेजेंट टाइम इन्हीं का यूज हो रहा है। ठीक है, डेस्कटॉप यानी कि जिसे डेस्क पे रख के चलाया जा सकता है, लैपटॉप जिसे गोद पर रख के चलाते हैं, यानी कि गोद में रख के भी चला सकते हैं और टेबल पर भी। ठीक है, होमटॉप यानी कि हथेली पर, जिसको हम टेबलेट बोलते हैं, स्मार्टफोन यानी कि हमारा मोबाइल, ठीक है, और टेबलेट बता दिया मैंने आपको कि जिसको हम होमटॉप भी बोलते हैं। तो ये रहे हमारे फर्स्ट जनरेशन से लेके फिफ्थ जनरेशन तक के कंप्यूटर के नाम। मैंने आपको कल बताया था कि जब हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ रहे थे तो वहां पर जो कंटेंट था वो थोड़ा मैच नहीं हो पा रहा था, हर जनरेशन के अलग अलग कंप्यूटर के नाम थे, तो मुझे कहीं ना कहीं डाउट था, इसलिए मैंने आपके लिए सही कंटेंट निकाला है और आज मैंने आपको बता दिया है फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन के सारे कंप्यूटर के नाम मैंने आपको अलग अलग नोट डाउन करा दिए। अब एग्जाम में यदि जनरेशन के कंप्यूटर के नाम से यदि क्वेश्चन आता है तो आपके गलत नहीं जाना चाहिए। ठीक है, और कल मैंने बता दिया है आपको टाइम ड्यूरेशन 1942 से 1955, 1955 से 1965, ठीक है, और 1965 से 1975, ठीक है, और 1975 से 1989 और 1989 से टिल नाउ यानी कि अभी तक, ये सारी चीजें मैंने बता दी आपको। यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब यूज होता है, यहाँ पर ट्रांजिस्टर, यहाँ पर आईसी चिप, यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर और यहाँ पर एआई। ठीक है, यहाँ पर एसएसआई यूज होती है, यहाँ पर एमएसआई यूज होती है, यहाँ पर एलएसआई यूज होती है, यहाँ पर वीएलएसआई यूज होती है, और यहाँ पर हमारी क्या होती है एलएसआई, वीएलएसआई, और यहाँ पर होती है हमारी यूएलएसआई। ठीक है, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, ये सारी चीजें आपको याद रखना है। ओके, यहाँ पर हमारा मैग्नेटिक टेप यूज होता है, यहाँ पर भी मैग्नेटिक टेप यूज होता है, यहाँ पर भी मैग्नेटिक टेप यूज होता है, यहाँ पर हमारी हार्ड डिस्क आ गई, यहाँ पर हार्ड डिस्क और एसएसडी दोनों आ गई। ठीक है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए, इस जनरेशन का आपको पूरा क्लियर होना चाहिए क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, और जब हम एमसीक्यू लगाएंगे उस समय आपसे ये चीजें बनना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर लैंग्वेज की बात करें हम तो यहाँ पर 01 यानी कि मशीनी भाषा का यूज किया गया, यहाँ पर हमारा असेंबली भाषा जो कि निमोनिक होती है। ठीक है, और यहाँ पर बात करें हम तो एसक्यूएल यानी कि डोमेन आधारित भाषा का यूज किया गया, यहाँ पर हम बात करें तो हाई लेवल लैंग्वेज का यूज किया गया, और फिफ्थ जनरेशन में भी हमारा हाई लेवल लैंग्वेज का यूज किया गया। तो जिस तरीके से मुझे ये पूरा चार्ट याद है तो आपको भी कंप्यूटर के नाम, टाइम ड्यूरेशन, उसकी जो डिजाइन की गई वो चिप, यहाँ पर लैंग्वेज और यहाँ पर उसकी भाषा, ये सारी चीजें याद होनी चाहिए, और स्टोरेज भी याद होना चाहिए। ठीक है, ये रखा है स्टोरेज, मैग्नेटिक टेप, हार्ड डिस्क और एसएसडी। ठीक, ये रहा आपका टाइम ड्यूरेशन। थोड़ा आगे पीछे ड्यूरेशन मिल सकता है आपको, किसी में 1946 से 1954 मिल सकता है, या फिर 1945 से 1955 मिल सकता है। तो आपके इसके अराउंड देखना है कि भाई 1946 से
1954 के बीच में क्या आ रहा है। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन आगे पीछे आपको मिलेगा, कंटेंट किताब में भी अलग मिलेगा और इंटरनेट पर भी मिलेगा, तो आपको उसके अराउंड यानी कि उसके अंदर यदि कोई टाइम ड्यूरेशन बैठ रहा है फिक्स, तो आपको वही आंसर लगाना है। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया आपको। यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार मैंने आपको बताया था, कौन थे हमारे, जॉन बेकस और इनका साथ किसने दिया था, लेडी फॉरेस्ट ने, है ना। इस व्यक्ति ने पूरी जान लगा दी थी वैक्यूम ट्यूब को बनाने के लिए। मैंने आपको ट्रिक से बताया भी था कि जो वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार है वो जॉन बेकस ने और लेडी फॉरेस्ट ने किया था। ठीक है, और फिर ट्रांजिस्टर की बात करें हम, तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था, जब ये व्यक्ति ने वैक्यूम ट्यूब बनाया तो एक व्यक्ति थे जिनको शॉक लग गया, तो मैंने आपको बताया था ट्रांजिस्टर का आविष्कार शॉकली ने किया था। किसने, शॉकली ने। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको ट्रिक से याद कराया था। यदि आपने याद कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं किया है तो आप इस कंटेंट को याद करिए, बिल्कुल माइंड में बिठा लीजिए, क्योंकि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से क्वेश्चन आता ही है कंप्यूटर फंडामेंटल में। 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, और वो क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो अदर स्टूडेंट को याद नहीं होते, कहीं ना कहीं दिक्कत होती है उनको। तो आपको टाइम ड्यूरेशन याद रखना है, यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किसने किया वो याद रखना है, कौन सी लैंग्वेज यूज होती है, किस बेस पर डिजाइन किया गया है ना, लैंग्वेज कौन सी है, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, तभी जाके आप अदर बच्चों से आगे निकल सकते हैं कॉम्पिटिशन में। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत तगड़ा कंपटीशन चल रहा है अभी गवर्नमेंट जॉब को लेकर। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप किसी भी चीज को छोड़ नहीं सकते, आप जो चीज छोड़ेंगे वही अदर स्टूडेंट उस चीज को याद कर रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसके ज्यादा नंबर आएंगे और आपके कम नंबर आएंगे। ठीक है, तो आपके कट ऑफ के चांसेस बहुत कम रह जाएंगे यदि आप इस तरीके की आलस करोगे और इन चीजों को छोड़ दोगे। तो आपको वो चीज याद करना है जो ज्यादा दिक्कत दे रही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो ये लैंग्वेज तो सभी को याद हो जाती है, भाई फर्स्ट जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज थी, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में और फिफ्थ में। चीजें क्या याद करना है, जो थोड़ी डिफिकल्ट लग रही है, जो कि आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है, वो चीज आपको याद करना है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं आगे हम कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर के प्रकार के बारे में। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूं। ठीक है, चलो नई क्लास स्टार्ट हो रही है हमारी, जिसका नाम है कंप्यूटर के प्रकार। ठीक है, यहां सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए, कंप्यूटर के प्रकार। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए आप, कंप्यूटर के प्रकार। ठीक है, तो कंप्यूटर के प्रकार की बात करें तो कंप्यूटर को 2 भागों में बांटा गया है, एक आकार के आधार पर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में साइज के आधार पर, साइज के बेस पर। सेकंड होता है हमारे काम के आधार पर, यानी कि वर्क, अलग अलग काम होते हैं कंप्यूटर के। ठीक उसी तरीके से कंप्यूटर के अलग अलग साइज भी होते हैं। तो कंप्यूटर को 2 भागों में बांटा गया है, एक काम के आधार पर और एक साइज के आधार पर। ठीक है, तो सबसे पहले लिखिए आप काम के आधार पर। ठीक है, एक काम के आधार पर, और सेकंड लिखिए आप साइज के आधार पर। ठीक है, काम के आधार पर और साइज के आधार पर कंप्यूटर को बांटा गया। ठीक है, चलो काम के आधार पर कंप्यूटर के नाम लिखो आप यहां पर, काम के आधार पर कंप्यूटर के नाम लिखो आप, काम के आधार पर, काम के आधार पर कंप्यूटर के नाम लिखो आप। पहला है हमारा डिजिटल, कौन सा है हमारा, डिजिटल कंप्यूटर। पहला कौन सा है हमारा, डिजिटल कंप्यूटर, जो कि 0-1 पर काम करता है, जो कि मशीनी भाषा समझता है। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर जिसका सबसे ज्यादा यूज होता है। सेकेंड लिखो आप एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर, इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे कि क्या होता है एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर के बारे में भी हम थोड़ी डिटेल्स लिखेंगे। पहले लिखिए आप पहला डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, और फिर लिखिए आप यहां पर हाइब्रिड कंप्यूटर। है ना, और हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में लिख लीजिए आप कि यह
इसके बारे में एरो करके आप लिख लीजिए कि ये डिजिटल और एनालॉग दोनों से मिलकर बना होता है। ठीक है, ठीक है। जो हमारी ईसीजी मशीन होती है, जो कि हमारी हार्ट बीट चेक करती है, उसको चेक करने के लिए, हार्ट बीट को चेक करने के लिए किसका यूज किया जाता है? हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर का, जो कि डिजिटल भी यूज होती है और एनालॉग, इन दोनों का समावेश, इन दोनों को इंक्लूड करने के बाद हमारा कौन सा कंप्यूटर बनाया जाता है? हाइब्रिड कंप्यूटर। क्योंकि डिजिटल से हम वो सिग्नल को देख पाते हैं, जो आपने देखा होगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या फिर किसी भी हॉस्पिटल में जब हार्ट बीट चेक की जाती है तो वो लाइन इस तरीके से चलती है, हार्ट बीट वाली जो ग्रीन लाइन होती है, तो वो किसके कारण होती है? हमारी डिजिटल के कारण। और जो भी ताप दाब, जो भी हमारा बॉडी का टेम्परेचर है, उसको कौन मेजरमेंट करता है? तो एनालॉग कंप्यूटर करता है। तो इन दोनों से मिलकर ही हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर बना है। ठीक है, जिससे हम हार्ट बीट चेक कर सकते हैं। इनके बारे में और डिटेल से हम लिखेंगे आगे की क्लास में। अभी केवल आप इनके नाम लिखिए कि काम के आधार पर हमारे पास एक डिजिटल कंप्यूटर होता है, एनालॉग कंप्यूटर होता है और एक हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। ठीक है, चलो फिर देखते हैं हम साइज के आधार पर कंप्यूटर। ठीक है, ये हमने लिख लिया काम के आधार पर, फिर लिखते हैं हम साइज के आधार पर। साइज के आधार पर कंप्यूटर के नाम लिखिए आप। ठीक है, चलो साइज के आधार पर सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है हमारा सुपर कंप्यूटर। कौन सा? सुपर कंप्यूटर। ठीक है, कौन सा? सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर के बाद आता है हमारा मेन फ्रेम। ठीक है, सबसे बड़ा हमारा सुपर कंप्यूटर होता है, फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, और थर्ड होता है हमारा मिनी कंप्यूटर। ठीक है, मिनी कंप्यूटर, और फोर्थ होता है हमारा माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, तो साइज के आधार पर पहला कंप्यूटर कौन सा होगा सबसे बड़ा, यदि एग्जाम में पूछा जाए तो सुपर कंप्यूटर। सेकंड कौन सा होगा? हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर, फिर मिनी कंप्यूटर और फिर हमारा माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, ये साइज के आधार पर। अब इनके बारे में हम डिटेल से आगे की क्लास में लिखेंगे। अभी केवल आप इतना लिखिए कि भाई काम के आधार पर 3 कंप्यूटर होते हैं और साइज के आधार पर 1 2 3 4 होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप जैसे सुपर कंप्यूटर है, ये कहां पर यूज होता है? वैज्ञानिक क्षेत्र में या फिर गणित का जो जब भी कोई बड़े क्षेत्र में कार्य होता है मौसम की जानकारी के लिए, तो वहां पर किस कंप्यूटर का यूज होता है? हमारा सुपर कंप्यूटर का। मेन फ्रेम कंप्यूटर यानी कि रेलवे और बैंकिंग में जब बड़ा डाटा रखना हो तो किसका यूज होता है? हमारा मेन फ्रेम का। या फिर बोल सकते हैं हम कि व्यवसाय के लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, बिजनेस के पर्पज से यूज किया जाने वाला सबसे ज्यादा कंप्यूटर किसका है? मेन फ्रेम का। और मिनी कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जहां पर बहुत बड़ी मात्रा में डाटा रख सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं रेलवे या फिर बैंक, इन दोनों में यूज होता है हमारा मिनी कंप्यूटर। जब 1 लाइन क्वेश्चन हम लिखेंगे 400-500, उसमें इन कंप्यूटर के बारे में बहुत ज्यादा डाटा है ना, डिस्कशन हम करेंगे कि इनका और क्या क्या विशेषता है इन कंप्यूटर की। तो केवल आप इतना समझिए कि सुपर कंप्यूटर जो है वो मौसम की जानकारी के लिए होता है। आप लिख लीजिए कॉपी में कहीं। ठीक है, यहाँ पर मेन फ्रेम जो कंप्यूटर है वो बिजनेस के पर्पज से यूज किया जाता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर रेलवे और बैंक, जहां पर बहुत बड़ी मात्रा में यदि डाटा हो हमारे पास, उस समय मिनी कंप्यूटर यूज होता है। माइक्रो कंप्यूटर तो हम सभी चलाते ही हैं। ठीक है, जिसमें हम डेस्कटॉप, लैपटॉप, ये चीजें आती है, तो ये माइक्रो कंप्यूटर हो गया हमारा। ठीक है, तो ये हमने देखा कंप्यूटर के प्रकार, काम के आधार पर, साइज के आधार पर। ठीक है, चलो आप स्क्रीनशॉट ले लो, या तो फिर आप कॉपी में नोट डाउन कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो आप, ऊपर हेडिंग डाल दो आप, इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो आप। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट में सबसे पहले लिखो सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर के बारे में
ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट मतलब कि एग्जाम में अभी तक ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर की जनरेशन को लेके या फिर कंप्यूटर की पीढ़ी या कंप्यूटर का विकास या फिर कंप्यूटर का परिचय, इनकी बात करें तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको हेडिंग डाली है, आपको आपकी कॉपी में डालना है और ये लिखना है सबसे पहले सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं, वो आपको लिखना है, ठीक है। चलो यहां पर लिखते हैं, बात करते हैं हम विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर। विश्व का पहला सुपर विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर, ठीक है। पहला पॉइंट लिखना आप, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था हमारा, बताइए। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था हमारा, CDC 6600, ठीक है। कौन सा था हमारा विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर, CDC 6600, जो कि अमेरिका के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। इस बात का भी आप ध्यान रखें। पहला पॉइंट लिखिए आप सुपर कंप्यूटर के बारे में कि विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर हमारा CDC 6600 था, ठीक है। CDC 6600 को हम क्रे 1 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, क्रे 1, ठीक है। CDC 6600 को हम क्या बोलते हैं, क्रे 1 भी बोलते हैं। कब बना ये, कब बना तो 1976। कब बना ये हमारा, 1976 में। फोर्थ पॉइंट लिखिए, आविष्कार किसने किया इसका, सैमुअल क्रे ने, ठीक है। इन्हीं के नाम पर ये नाम सैमुअल क्रे रखा गया था, ठीक है। इनको बनाने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, सैमुअल क्रे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं जो अभी तक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए सुपर कंप्यूटर के बारे में। चलो आगे देखते हैं हम। कंपनी कौन सी थी हमारी, कंपनी अमेरिका की। कंपनी का नाम लिखो आप, अमेरिका। अमेरिका की CRC कंपनी, कौन सी, CRC कंपनी, ठीक है। ठीक है। 6 पॉइंट लिखिए आप, CRC का फुल फॉर्म। तो इसका आ जाएगा हमारा क्रे रिसर्च सेंटर, ठीक है। CRC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा हमारा, क्रे रिसर्च सेंटर। अमेरिका की कंपनी ने बनाया था। इनको बनाने वाले का नाम क्या था, सैमुअल क्रे। 1976 में बना, ठीक है। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर CDC 6600, जिसको हम क्रे फर्स्ट भी बोलते हैं, ठीक है। इसकी जो गति है वो किसमें मापी जाती है, फ्लॉप्स में। गति किसमें मापी जाती है, फ्लॉप्स में। इसका फुल फॉर्म यदि आपको याद नहीं है तो आप लिख लीजिए, फ्लोटिंग पॉइंट पर सेकेंड, ठीक है। लिख देता हूं मैं यहां पर फ्लॉप्स का फुल फॉर्म, फ्लोटिंग पॉइंट पर सेकेंड। फ्लॉप्स का फुल फॉर्म लिख लो आप, फ्लोटिंग पॉइंट पर सेकेंड, ठीक है। इसका यूज कहां पर किया जाता है, यानी कि उपयोग, यहां पर आप लिख लो अलग से 9th नंबर का पॉइंट, उपयोग यानी कि क्षेत्र है ना। तो इसका जो उपयोग क्षेत्र होता है वो वैज्ञानिक के क्षेत्र में, ठीक है। वैज्ञानिक के क्षेत्र में आप लिख लो, और एक मौसम जानकारी के लिए। ये दो नाम लिख लो आप कि उपयोग क्षेत्र कहां होता है हमारा, वैज्ञानिक और मौसम जानकारी के लिए, ठीक है।
चलो देखो क्या बताया मैंने आपको, बोर्ड पे जो लिखा है एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं हम। कि विश्व का पहला जो सुपर कंप्यूटर था वो था हमारा CDC 6600। ठीक है, जिसको हम क्रे फर्स्ट भी बोलते हैं। इसको बनाने वाली कंपनी कौन सी थी, हमारी अमेरिका की, जिसको हम बोलते हैं CRC यानी कि क्रे रिसर्च सेंटर। ठीक है, कब बना हमारा ये, 1976 में। ठीक है, इसकी जो गति है वो किसमें मापी जाती है, फ्लॉप्स में। इसको बनाने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, सैमुअल क्रे। ठीक है, ये कहां पर यूज किया जाता है, तो गणित के क्षेत्र में, वैज्ञानिक के क्षेत्र में और मौसम जानकारी के लिए। ठीक है, इसकी जो गति मापी जाती है वो किसमें मापी जाती है, फ्लॉप्स में। फ्लॉप्स का फुल फॉर्म क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट पर सेकेंड। ठीक है, और यहाँ पर इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इसका सन जरूर याद रखिए, कब बनाया गया था, 1976 में। ठीक है, और बनाने वाली कंपनी कौन सी थी, हमारी CRC यानी कि क्रे रिसर्च सेंटर। जिस तरीके से मुझे सुपर कंप्यूटर की पूरे पॉइंट याद है, आपको भी एग्जाम से पहले इस तरीके से ये सारे पॉइंट आपको याद हो जाना चाहिए, तब जाके कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम को हम निकाल सकते हैं। हम क्या करते हैं, थोड़ी सी आलस कर देते हैं कि यार याद नहीं हो रहा, चलो छोड़ो, ये एग्जाम में नहीं आएगा। नहीं, जब आपका दिमाग ये काम करे कि ये एग्जाम में नहीं आएगा, तो आप समझ लीजिए कि एग्जामिनर वही क्वेश्चन एग्जाम में डालने वाला है। क्योंकि मैंने अभी तक ज्यादा एग्जाम तो नहीं दिए, 1-2 ही एग्जाम में दिया हूँ हाईकोर्ट की, और उनको निकाली भी है मैंने। ठीक है, जैसे आप सभी को पता है, तो उस विषय पे ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। केवल आपको आपकी सीट के लिए लड़ना होगा, याद करना होगा, थोड़ी दिक्कतें, थोड़ी परेशानी, सारी चीजें आपको उठानी होगी। यदि आपको गवर्नमेंट जॉब लेना है तो आपको कहीं ना कहीं मेहनत हर टाइम करनी होगी और दूसरों से थोड़ी अलग करनी होगी। ठीक है, जहां पर आपको थोड़ा बोर लग रहा है तो आप थोड़ा घूम ले फिर ले, या फिर आपका यदि मोबाइल चलाने का मन कर रहा है तो पहले आप मोबाइल चला लें, उसके बाद क्लास लें। या फिर आपका थोड़ा दिमाग डिस्टर्ब है तो 1-2 दिन थोड़ा रेस्ट कर ले, थोड़ा घूम फिर ले एटमॉस्फेयर में, उसके बाद क्लास ले। लेकिन क्लास लेते समय आपका पूरा फोकस क्लास पर होना चाहिए, क्योंकि जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा एक साथ ऐसा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि क्लास को बहुत सीरियस होकर लें, किसी भी प्रकार की कोई भी चीज आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हर एक पॉइंट को आप कॉपी में नोट डाउन करना है, और जैसे ही अगले दिन की क्लास डलती है उससे पहले आपको जो क्लास आपने ले ली है वो सारी चीजें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, पूरी चीजें याद होनी चाहिए आपको। ठीक है, या फिर आपके घर में कोई छोटे भाई बहन है या बड़े हैं तो आप उनसे बोले कि हमसे पूछ लो, हमने ये कल पढ़ा है। तो उस तरीके से उस लेवल की तैयारी आपकी होनी चाहिए हाईकोर्ट, क्योंकि हाईकोर्ट एक बड़ा नाम है, एक बड़ी पोस्ट है, तो उस लेवल की तैयारी भी आपकी होनी चाहिए। क्योंकि बिना मेहनत के किसी को कुछ नहीं मिलता है, यदि आप मेहनत करोगे तो ही आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको सुपर कंप्यूटर के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए हैं। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ फटाफट कि विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर, हमारा सुपर कंप्यूटर जो था वो हमारा CDC 6600 था। ठीक है, CDC 6600 को हम क्रे फर्स्ट भी बोलते थे। कब बना, 1976 में बना। आविष्कार किसने किया, सैमुअल क्रे ने किया। कंपनी कौन सी थी, हमारी अमेरिका की, जिसको CRC कंपनी थी। CRC का फुल फॉर्म भी बता दिया मैंने आपको, क्रे रिसर्च सेंटर। ठीक है, गति किसमें मापी जाती है, फ्लॉप्स में। फ्लॉप्स का फुल फॉर्म भी बता दिया मैंने आपको, फ्लोटिंग पॉइंट पर सेकेंड। ठीक है, उपयोग यानी कि क्षेत्र भी बता दिया कि वैज्ञानिक के क्षेत्र में, मौसम की जानकारी में, और यहाँ पर लिख लो आप गणित के क्षेत्र में भी यूज होता है। ठीक है, ये सुपर कंप्यूटर है। इसके अलावा एग्जाम में आपसे किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा सुपर कंप्यूटर का। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो आपके फ्रेंड को या फिर आपके वो जो ज्यादा करीबी है उनको सेंड करो और बोलो कि भाई कंप्यूटर का कंटेंट बहुत अच्छा बताया जा रहा है। यदि आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में 20 में से 19 या 18 नंबर लाना है तो ये पूरी गारंटी उनको बोलो कि मिलेंगे, यदि आप इन क्लास को लेंगे डे बाय डे। ठीक है, क्योंकि क्लास हमारी डे बाय डे डली है, और यूट्यूब पर आप जैसे जाते हैं तो वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी डे बाय डे के नाम से, और सारी क्लासेस आपकी डे बाय डे चल रही है। ठीक है, ये शायद हमारी 6 नंबर की क्लास है या 7th नंबर की क्लास है। ठीक है, तो आप जैसे ही यूट्यूब की प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आपको वहां पर डे बाय डे के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसके अंदर आप जैसे जाओगे तो वहां पर आपको सारी क्लासेस मिलेगी। ठीक है, चलो इसको मैं रफ करता हूं, आगे चलते हैं हम। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलो अगला पॉइंट लिखे आप। ये अभी हमने सुपर कंप्यूटर के बारे में देखा था। सुपर कंप्यूटर के सारे पॉइंट लिखा दिए हैं ना मैंने, इसके अलावा आपको एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। जितने पॉइंट लिखा है उनको आप याद कर लो बस। चलो अगला पॉइंट लिखो आप। विश्व का
वर्तमान में सुपर कंप्यूटर कौन सा है? कौन सा है और पॉइंट करके लिख लीजिए सबसे तेज। ठीक है, लिखो आप विश्व का वर्तमान में सुपर कंप्यूटर कौन सा है या फिर सबसे तेज। तो यहां पर कौन सा हो जाएगा हमारा? फुगाकू। क्या हो जाएगा? फुगाकू। ठीक है, कौन सा हो जाएगा हमारा? फुगाकू। विश्व का वर्तमान में सुपर कंप्यूटर कौन सा है सबसे तेज? फुगाकू, जो कि जापान के द्वारा बनाया गया। देश कौन सा लिखोगे आप? जापान। ठीक है, जापान के द्वारा बनाया गया। यदि पूछ ले आपसे सन कब बनाया गया, तो ये कोरोना टाइम पे बनाया गया, सन 2020। कब बनाया गया? 2020 में बनाया गया फुगाकू को, जो कि जापान के द्वारा बनाया गया सबसे तेज कंप्यूटर है फुगाकू। ठीक है, अभी वर्तमान में सुपर कंप्यूटर की बात करें, इससे पहले हमने सुपर कंप्यूटर पढ़ा है, जो कि विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है CDC 6600, जिसको हम क्रे फर्स्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अमेरिका के द्वारा बनाया गया है। वो सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, जिस तरीके से मुझे पॉइंट टू पॉइंट याद है, आपको भी सुपर कंप्यूटर की सारी जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने बता दिया आपको विश्व का वर्तमान में सुपर कंप्यूटर कौन सा है सबसे तेज, तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, आपको ये नाम याद होना चाहिए। कौन सा है हमारा? फुगाकू। ठीक है, कब बनाया गया? 2020 में, और किसके द्वारा बनाया गया? जापान। बस इतना डाटा आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। देखो अब ये चीज आप याद कर लोगे, आपने पढ़ ली है, लिख ली है और एक बार रिवाइज कर लिया, बस इतना ही बहुत है एग्जाम के लिए। जैसे ही क्वेश्चन आता है तो आप आंसर लगा दोगे। अब ये चीज आपने पढ़ी ही नहीं है, याद ही नहीं करी है, कॉपी में नोट डाउन नहीं किए, तो एग्जाम में यही क्वेश्चन आपको थोड़ा टफ लगने लगता है। क्या लगता है? टफ। ठीक है, और इजी कब लगेगा? तब आप इस चीज को पढ़ लोगे, याद कर लोगे। बस यही डेफिनेशन है कि पेपर टफ आया था मतलब हमने उस लेवल की तैयारी नहीं की है, पेपर सरल आया था, इजी आया था मतलब कि हमने उस लेवल की तैयारी करी है कि हमको हर एक क्वेश्चन इजी लगा एग्जाम में। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। ठीक है, चलो इसको हटा देता हूं मैं। अब है ना, मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में देखते हैं हम। यहां पर लिखो मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो आप मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में लिखो, यह व्यवसाय में सेवा प्रदान करता है। मतलब इसका जो यूज है वो कहां पर होता है? हमारा व्यवसाय में करता है। इसके बारे में लिखो आप, यह व्यवसाय में सेवा प्रदान करता है। पहला, ठीक है, पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा था हमारा? हार्वर्ड मार्क फर्स्ट। ये हमारा पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर था, हार्वर्ड मार्क 1। ठीक है, और पूछा जाए कि सबसे प्रचलित मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा है? सबसे प्रचलित मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा है? ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे प्रचलित मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा है, तो हमारा कौन सा होगा? यूनिवेक। है ना, यूनिवेक का फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूं यहां पर क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म लिखो आप, यूनिवर्सल वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसका फुल फॉर्म लिखो आप, यूनिवर्सल वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल मतलब व्यवसाय, ठीक है, जिसको हम बिजनेस व्यू बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कंप्यूटर था हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर, जो ज्यादातर किसके लिए यूज किया गया? व्यवसाय के लिए। पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा था हमारा? हार्वर्ड मार्क 1।
सबसे प्रचलित मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा था हमारा? यूनिवेक। और यूनिवेक का फुल फॉर्म क्या बता दिया मैंने आपको? यूनिवर्सल वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर के बारे में जाना हमने, वर्तमान के सुपर कंप्यूटर के बारे में जाना, फिर हमने देखा मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है। ठीक है, ये हमारा कौन सा कंप्यूटर है? काम के आधार पर है या साइज के आधार पर? इस तरीके से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो ये हमारा है साइज के आधार पर। ठीक है, मैंने अभी आपको आगे लिखवा चुका हूं, साइज के आधार पर ये हमारा कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, सबसे पहले हमने सुपर कंप्यूटर के बारे में देखा जो कि साइज के आधार पर सबसे बड़ा कंप्यूटर है। उसके बाद में देखा मेन फ्रेम कंप्यूटर जो कि साइज के आधार पर सेकंड नंबर का कंप्यूटर है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो आप फटाफट, या कॉपी में नोट डाउन कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लिखी हुई चीजें याद होती है, तो आप कॉपी में नोट डाउन जरूर करते चले। चलो, सुपर कंप्यूटर के बारे में देख लिया हमने, मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में देख लिया, और थर्ड देखते हैं हम साइज के आधार पर तीसरे नंबर का कंप्यूटर, जिसका नाम है हमारा क्या? मिनी कंप्यूटर। क्या है हमारा? मिनी कंप्यूटर। ठीक है, तो इसका लिखो यूज, बहुत सारे इसका यूज लिखो आप, बहुत सारे डेटा को रखने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट लिखना। सेकंड, कहां कहां पर यूज होगा ये हमारा? तो बैंकिंग में और रेलवे में। कहां पर यूज होगा हमारा? बैंकिंग और रेलवे, यदि क्षेत्र पूछ लिया तो। ठीक है, ठीक है, विश्व का पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा था? देखो, कंटेंट कुछ नहीं छूटेगा, केवल आपको याद करना है। ठीक है, कॉपी में नोट डाउन करना है, कंटेंट बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। हर एक टॉपिक का कंटेंट पूरा बेसिक से एडवांस लेवल तक का मैंने तैयार किया है। ये जो क्लास है वो पूरी नहीं है बिल्कुल। ठीक है, इसको तैयार करने में करीबन 1 से 2 महीने लगे हैं मुझे, और सारा डाटा इकट्ठा किया है अलग अलग बुक से, अलग अलग इंटरनेट साइट से, तब जाके ये डाटा इकट्ठा हुआ है। ठीक है, तो आपको केवल इतना करना है कि रोज एक क्लास लेना है और उस चीज को याद करना और कॉपी में नोट डाउन करना है, बस इतना ही काम है आपका। विश्व का पहला मिनी कंप्यूटर। ठीक है, कौन सा है हमारा? पीडीपी फर्स्ट। कौन सा है हमारा? पीडीपी फर्स्ट। ठीक है, कौन सा है हमारा विश्व का पहला मिनी कंप्यूटर? पीडीपी फर्स्ट। ठीक है, पीडीपी का फुल फॉर्म लिख लो आप, प्रोग्रामेबल। ठीक है, इसका फुल फॉर्म लिखो आप, प्रोग्रामेबल डाटा प्रोसेसर। डाटा प्रोसेसर, इसका फुल फॉर्म लिख लो आप, प्रोग्रामेबल डाटा प्रोसेसर। ठीक है, प्रोग्रामेबल डाटा प्रोसेसर। ठीक है, तो हमने मिनी कंप्यूटर के बारे में देखा, बहुत सारे डेटा को रखने के लिए यूज किया जाता है, बैंकिंग और रेलवे में यूज होता है। विश्व का पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा था? पीडीपी फर्स्ट। पीडीपी का फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल डाटा प्रोसेसर। ठीक है, आपसे पीडीपी का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। चलो, ये हो गया। आगे देखते हैं हम फोर्थ नंबर का, जो कि साइज के आधार पर हमारा कंप्यूटर है, लास्ट वाला। कौन सा है हमारा? सुपर हो गया, मेन फ्रेम हो गया, मिनी हो गया, अब आता हमारा माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, फोर्थ नंबर का कौन सा है हमारा? माइक्रो कंप्यूटर। इसमें केवल एक ही पॉइंट है हमारा, सबसे छोटे होते हैं, सबसे छोटे होते हैं साइज के आधार पर।
साइज के आधार पर सबसे छोटे होते हैं। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर के बारे में लिखो आप, सबसे छोटे होते हैं साइज के आधार पर। एग्जाम्पल लिख लो आप इनके, डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्टफोन और हमारा पॉमटॉप। ठीक है, ये हमारे होते हैं माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखे आप, विश्व का पहला माइक्रो कंप्यूटर। विश्व का पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था हमारा? तो अल्टेयर 8800। क्या होगा हमारा? अल्टेयर 8800। ठीक है, विश्व का पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था हमारा? अल्टेयर 8800। इस बात का विशेष ध्यान रखिए, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार। ठीक है, तो ये हुई हमारी क्लास जिसमें हमने देखा कि कंप्यूटर के प्रकार। ठीक है, पहले मैंने आपको जनरेशन यानी कि कंप्यूटर की पीढ़ी जो कि अलग अलग होती है हमारी, है ना, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इन सभी जनरेशन के कंप्यूटर के नाम लिखा दिए मैंने। उसके बाद हमने हमारी नई क्लास स्टार्ट करी जिसका नाम था क्या? कंप्यूटर के प्रकार। कंप्यूटर के प्रकार में हमने दो टाइप्स देखे हैं, एक काम के आधार पर और एक साइज के आधार पर। काम के आधार पर हमने देखे हैं डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। ठीक है, ये हमारे काम के आधार पर हो गए। साइज के आधार पर हमने देखा सुपर कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। ये हो गया हमारे साइज के आधार पर। इसके बाद हमने सबसे पहले जो लिखा है वो लिखा हमने सुपर कंप्यूटर, जो कि साइज के आधार पर सबसे पहला कंप्यूटर होता है, जो कि सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है। सुपर कंप्यूटर की बात करें हम तो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर जो है हमारा वो CDC 6600। ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया? तो अमेरिका की कंपनी जो कि CRC कंपनी है। ठीक है, उसके बाद में CRC का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया क्या है हमारा? क्रे रिसर्च सेंटर, है ना। और सुपर कंप्यूटर को बनाने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? सेम्युअल क्रे। ठीक है, कब बना ये हमारा? तो 1976 में बनके तैयार हो गया हमारा कौन सा? सुपर कंप्यूटर। कहां पर यूज होता है ये? तो वैज्ञानिक के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में और मौसम की जानकारी के लिए सुपर कंप्यूटर का यूज होता है। ठीक है, इसके बाद बात करें हम कि इसकी जो गति होती है वो किस में मापी जाती है? तो फ्लॉप्स में। फ्लॉप्स का फुल फॉर्म बताया मैंने आपको, फ्लोटिंग पॉइंट पर सेकेंड। तो जिस तरीके से मुझे पॉइंट टू पॉइंट याद है सुपर कंप्यूटर के, उसी तरीके से इस क्लास को लेने के बाद आपको सुपर कंप्यूटर के हर एक पॉइंट आपको याद होना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन बना सकता है। वो पूछ लेगा आपसे कि सुपर कंप्यूटर की स्पीड क्या होती है, कब बना, किसने बनाया, किस कंपनी के द्वारा बनाया गया, CRC का फुल फॉर्म क्या होता है, इसकी गति किस में मापी जाती है, किस क्षेत्र में यूज किया जाता है, ठीक है, और कब बन के तैयार हो गया। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, जिस तरीके से आपको पॉइंट टू पॉइंट यदि याद हो जाता है तो एग्जाम में किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको 101% सही कर दोगे। ये बताया मैंने सुपर कंप्यूटर के बारे में। अब देखते हैं मेनफ्रेम कंप्यूटर के बारे में, है ना। तो मेनफ्रेम कंप्यूटर हमारा साइज के आधार पर सेकंड नंबर का कंप्यूटर होता है, जो कि व्यवसाय के लिए सबसे ज्यादा यूज होता है। सबसे प्रचलित जो ज्यादा यूज किया गया वो हमारा था यूनिवेक, यानी कि यूनिवर्सल, है ना, यूनिवेक यूनिवर्सल वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, और हमारा कौन सा था? हमारा हार्वर्ड मार्क 1 हमारा जो था सबसे प्रचलित या फिर सबसे पहला मेनफ्रेम कंप्यूटर हमारा हार्वर्ड मार्क 1 था। ठीक है, इसका यूज कहां पर होता है? बड़े डाटा को या फिर व्यवसाय के लिए यूज किया जाता है हमारा कौन सा? मेनफ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कौन सा? हमारा मिनी कंप्यूटर, जो कि PDP 11 या फिर PDP 8 कहें। ठीक है, मिनी कंप्यूटर जो कि बड़े डाटा को इकट्ठा या फिर एकत्रित करने के लिए यूज किया जाता है। सबसे ज्यादा यूज इसका बैंकिंग में और रेलवे में किया जाता है। उसके बाद हमने देखा माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है, जो कि डेस्कटॉप, लैपटॉप, कॉमटॉप होते हैं। ओके, और जो था हमारा सबसे विश्व का पहला माइक्रो कंप्यूटर वो कौन सा था? हमारा अल्टेयर 8800। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से पॉइंट टू पॉइंट हर एक कंप्यूटर के याद होना चाहिए, तब जाके आप एग्जाम को अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। इसमें और कुछ चीजें छूट रही है ना, तो हम उनको आगे क्लास में कवर करेंगे। तो आप इन सभी को कॉपी में नोट डाउन कर लें और कल तक आप ये सारी चीजें याद कर लें, ताकि हम जब MCQ लगाएं तो आपके वहां पर अच्छे नंबर कवर हो। हम डेली MCQ करीबन एक क्लास में हम कम से कम 50 से 100 कितने 50 से 100 MCQ लगाएंगे हर टॉपिक के अलग अलग। ठीक है,
तो आपके कम से कम 50-100, यदि हमने 100 एमसीक्यू लगाए हैं तो कम से कम आपके 85 से 90 एमसीक्यू आपके सही जाना चाहिए। कितने? 85 से 90 एमसीक्यू आपके सही जाना चाहिए। तो आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में 20 में से 18 से 19 नंबर ला सकते हैं। ठीक है, इतने नंबर आपको कवर करना है। और ये नंबर किस कंडीशंस में कवर होंगे, तब आप ये नंबर कवर कर पाओगे। तो आपको क्या करना होगा, पर डे आपको डे बाय डे क्लास लेनी होगी, कॉपी में नोट डाउन करना होगा। मैं फिर बोल रहा हूँ कि जब आप कॉपी में नोट डाउन कर लेते हैं तो वो चीजें आपको याद रहती है और लिखी हुई चीजें हम भूलते नहीं है। तो आपको कॉपी में नोट डाउन करना है, पर डे आपको क्लास याद करना है। जैसे ही हमारी अगली क्लास डले तो वो आपके लिए एक नई क्लास होनी चाहिए, उससे पीछे वाली जितने भी क्लासें हैं वो आपको याद हो जानी चाहिए। ठीक है, तो अगली क्लास में हम इसका जो आगे का कंटेंट बचा है उसको हम डिस्कशन करेंगे। इस क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं, जिसमें हमने साइज के आधार पर और काम के आधार पर कंप्यूटर को देख लिया है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए आप सभी स्टूडेंट को जय हिंद, जय भारत। मेहनत करते रहिए, मेहनत कभी भी खराब नहीं जाती है। ठीक है, मैं आज और फिर लिख रहा हूं कि मेहनत करते रहिए आप बस। ठीक है, और पूरी ईमानदारी, पूरी ऑनेस्टी के साथ क्लास को ले, याद करें और आपस में डिस्कशन करें, या फिर अपने घर में छोटे बड़े भाई बहन हैं तो उनसे बोले, हमसे पूछ लें। ठीक है, और यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए आप सभी स्टूडेंट को जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।